तो पूरा इफेक्ट बी पे आया, बी ब्रेक होगा। तो फिर ये क्यों स्लोली पुल किया, तो ये क्यों ब्रेक होगा? वही उसका इनर्शिया की रेफरेंस से सोचो। और स्लोली पुल करना मींस आई एम ट्राइंग टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द ब्लॉक। इन दैट केस अगर वो अक्वायर करेगा तो फोर्स की इफेक्ट ट्रांसमिट होगी तो स्ट्रिंग ए ऑल्सो। अब स्ट्रिंग ए पे टेंशन बढ़ गया बिकॉज ब्लॉक भी पुल कर रहा है, ब्लॉक का वेट इज ऑल्सो इफेक्टिव देयर, और मैं जो फोर्स कर रहा हूँ उसकी वजह से भी वहां पर टेंशन आया। तो ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम में यूं जहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और थिंक ऑफ अ वायर, या ये पूरा लटका के रखा है मैंने, तो एज यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप टेंशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अपर पार्ट पे टेंशन ज्यादा होगा बिकॉज नीचे वाला पार्ट हैवियर पार्ट है, उसको पुल कर रहा है। तो स्टेडीली व्हेन यू पुल इट, ए वाला पार्ट विल ब्रेक। सडन जर्क से पुल किया, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बी एंड ए मतलब कौन सा पार्ट ब्रेक होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, लेट्स गो अहेड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एकदम सिंपल, फोर्स इनर्शिया को कनेक्ट कर रहा है। आई डोंट गेट एनी मैथमेटिकल व्हाट यू से आउटकम, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह नहीं मिला मुझे। फर्स्ट लॉ को करेक्ट करने के लिए ही, थोड़ा सीक्वेंस समझ में आएगा ना, मैनेज कर लूंगा। फर्स्ट लॉ को समझने के लिए, करेक्ट करने के लिए ही न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया। अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ को करेक्ट करने के लिए एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो खुद का स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। सो ये स्टेटमेंट देके प्रोटेक्शन के लिए को कितना थियरी दे दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग उल्टा, देयर मस्ट बी सम चेंज ऑफ स्टेट। सॉरी, whenever there is a unbalanced force acting, there is a change of state. बस यही तो थर्ड लॉ समझा रहे हैं। If suppose you imagine some block which is resting on the surface, this block on account of mass is getting pulled by gravity in the downward direction, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? W, M into G। ये ब्लॉक के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, as per Newton's first law, if there is some force acting, और अगर मान लो अनबैलेंस है, तो in the direction of force applied there should be what? Some change of state। और ये ब्लॉक का स्टेट तो चेंज हो नहीं रहा है, this is rest only continuously। मतलब कि ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अनबैलेंस है, ये बैलेंस है, खत्म। तो स्टोरी कम्स एक्शन एंड रिएक्शन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, आई एम डूइंग सम एक्शन ऑन दिस प्लेटफॉर्म बाय एक्सर्टिंग मेरे वेट जितना फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हुआ? एक्शन। और वो एक्शन के अगेंस्ट में यहां पे क्या है? रिएक्शन। या वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर सरफेस ऐसा नहीं है, इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे जाएगा? और अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रहे, मूविंग अप आल्सो इज नॉट पॉसिबल, स्टेशनरी है, तो इन दैट केस वी रिजॉल्व व्हाट? एन। इफ इट इज स्टेशनरी वी रिजॉल्व एन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, कार मूविंग ऑन द बैंक रोड। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज इधर गोइंग अप और डाउन, तो हम लोग एन को रिजॉल्व करते हैं। कब किसको रिजॉल्व करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू दिस वन मोर टाइम, व्हेनेवर कोई भी एनालिसिस में अगर हाइट में वेरिएशन आ रहा है, हाइट में, तो एनर्जी को रिजॉल्व करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अगर एक कॉनिकल फनेल के अंदर एक पार्टिकल इज गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बट अगर हाइट में किधर भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, वी नेवर रिजॉल्व एनर्जी। आइदर वी रिजॉल्व एन अगर सपोर्टेड बॉडी है तो नॉर्मल रिएक्शन, और वी रिजॉल्व टी अगर वो सस्पेंडेड बॉडी लटका के रखा है, ठीक है, दो में से एक, राइट? कम बैक, इन दिस केस एक्शन विल बी व्हाट? मैं ब्लॉक ये सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके वेट जितना ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। वैसे नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने लिखा एन, दैट आल्सो शुड बी इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू माइनस शुड बी इक्वल टू व्हाट? एमजी। सो टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अब मैं सोच सकता हूं विद रेफरेंस टू दिस ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। प्लीज रिमेंबर,
Action and reaction will never cancel each other because they both act on the different bodies. Action surface पे आ रहा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, reaction मेरे पे आ रही है, तो we cannot cancel action and reaction. Action इस पे हुआ surface पे, reaction मेरे पे है. But हाँ, again से जो reaction मेरे पे आई, magnitude wise it should be my own weight only ना, because मैं ultimately घुमा के इधर से इधर आया ना, तो ये तो magnitude wise same ही हुआ. So we say now ये ब्लॉक अपना स्टेट चेंज क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो कैसा नहीं था, अनबैलेंस नहीं था, बट वो कैसा है, बैलेंस, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कमिंग ऑन. तो न्यूटन अपना फर्स्ट लॉ प्रोटेक्ट कर दिया स्टेटमेंट. हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ से वी डू नॉट गेट एनी मैथमेटिकल आउटकम. हाँ, ऑफ कोर्स ये सब छोटी मोटी बातें यूज करता हूँ व्हेन यू सॉल्व एफबीडी वाले इक्वेशन, फ्री बॉडी, कंस्ट्रेंट मोशन, कनेक्टेड बॉडीज, तभी वी यूज द थर्ड लॉ, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से यू गेट एन आंसर फॉर who is responsible for the change of state. Answer is that force is responsible. So second statement से you get the quantitative idea equation, how much force is responsible for the change of state. Because इसमें भी state change हो रहा है, इसमें भी state change हो रहा है, इसमें भी state change हो रहा है, but सब में same amount of unbalanced force नहीं लगा, because change in momentum is different in each case. किसी में स्पीड चेंज होना, किसी में डायरेक्शन चेंज होना, तो चेंज इन मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. हाँ ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट हाउ मच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट. सो बट बिफोर वी गो टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एक बार ऑफ कोर्स यू नो इट, ये सब बहुत छोटी मोटी बात है यार, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बट मेनली व्हेन इट कम्स इन एप्लीकेशन ना, तभी हम लोग को इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स. तो पहले बिफोर वी गो टू सेकंड लॉ, पर मोमेंटम व्हाट इज मोमेंटम? डोंट टेल मी मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. डोंट टेल मी, ऐसे वो लिख दिया मैंने. सेकंड लॉ से मिलेगा बेटा ना. Inertia of motion. Okay. Momentum. Okay. Momentum is the amount of force required to stop the moving body in a unit time. With impulse का definition. कितना force चाहिए to stop the moving body per unit time is generally defined as momentum. Or as you can say it defines the quantity of motion present in the body. ठीक है, let's go ahead with this. अपने को theory में कभी आजकल theory question में गड़बड़ होती है सब. So I am telling you this all. Let's go mathematically. The change in momentum, मैं वापस change लिख रहा हूँ. Momentum में लिखा, change लिखा. Momentum में change होगा या velocity में change होगा? मास तो change नहीं होगा. चेंज होता है only one particular condition में, अदरवाइज जनरली वेलोसिटी में चेंज होना. वेलोसिटी में चेंज होना मतलब मतलब ये बोलने के ट्राई कर रहा हूँ सारे वेक्टर्स पैरेलल है. ए डेल्टा वी, डेल्टा पी, एफ, ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल. पैरेलल में सेम डायरेक्शन में. बहुत इंपॉर्टेंट है जब सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी एंड ऑलवेज कैन बी कैलकुलेटेड पैरेलल में दूसरा डायरेक्शन से. देखिए मैं आ रहा हूँ ये पॉइंट पे बताता हूँ. सेकेंड लॉ, change in momentum per unit time is directly proportional to the force acting on it and in the direction of force applied. जिधर भी वेक्टर की बात करते हो पहले you first start with the vector quantity only and proportionality constant वो घिसा बेटा स्टोरी पता है एक्सपेरिमेंटली वो सब वन मिलता है. ये क्लियर है, ये क्लियर है. आई मीन ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है? थर्ड वन. What about first? What about second? Second, first and second is more or less same. This delta t stands for time interval. तो मैं जब बोल रहा हूँ 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड मतलब इंटरवल तो 4 सेकेंड का होगा ना. तो वेदर इज राइट यार 5 - 1 और सीधा सीधा राइट 4 सेकेंड. बात तो एक ही है. So most of the reference book में ये देते हैं, sorry ये देते हैं, you should not get confused. It is the delta t time interval only.
तो ये भी करंट है और ये अलग क्यों है? ये डेल्टा टी, ये भी dt है, मतलब वो टाइम है, डिफरेंस ओनली, आई मीन सम चेंज ओनली। यस, दिस योर सेंस फॉर व्हाट? इनफिनिटली स्मॉल चेंज, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, बस उतना ही कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज के लिए if you are given momentum का equation with respect to time, you differentiate to get the force exerted. But whereas अगर मुझे momentum कुछ graphically दिया है, कुछ ग्राफ दिया है मुझे निकालना है, और कुछ values दिया है, तो सीधा सीधा भी subtracted. We do not differentiate the equation. So force is defined as the rate of change of linear momentum. हाँ ना? एक मिनट सुनो. F is equal to d by dt, differential operator है, what is P bar? This gives me the most important concept. ये दो functions multiplication में ना, product rule apply करूँ मैं अगर, what do I get here? M into dv by dt plus v dm by dt. हाँ ना? दो टाइप के क्वेश्चंस ही हो सकता है, दोनों टर्म्स कभी साथ में नहीं आएगा। When you write force as पहला क्वांटिटी ओनली, रेड वाला पार्ट, तो मेरा assumption ये है कि मास remains, म्हणजे dm by dt then will become जो 99% कंडीशन में यही होता है। Unless until specified we never take mass variable. खाली रॉकेट वाले क्वेश्चन में मास is going to be variable generally. या फिर suppose एक ब्लॉक है, उसके ऊपर with the help of a jet water is releasing from it and per second कुछ बोला है कि कितना mass of water is coming out, तो उसमें dm by dt का कॉन्सेप्ट है, उसमें velocity will remain what constant. Tell me, ये will be equal to this blue वाला term under what condition? So in that case dv by dt will be equal to what? So I stick to what? F bar is equal to v dm by dt. Otherwise F bar will be equal to m dv by dt. Are you understanding those concepts? So I get अगर rocket वाला, एक मिनट, actually it comes after third one, conservation of momentum, but ठीक है, कुछ I don't think कुछ ज़्यादा problem होगा, we can understand easily rocket propulsion वाले questions. हाँ ना? कोई रेफरेंस बुक में कुछ logarithmic equations are also given with a proper एकदम डेप्थ में एनालिसिस के साथ. You will not find a single question on that because मुझे कभी भी log value expected नहीं होती. You are not expected to remember. मुझे भी नहीं याद है, except log 2. I hope you understand. तो कभी नहीं करने का, खाली required वही फॉर्मूला उतना ही खाली करो. Rocket remember this. Conservation of momentum पे जाने वाला हूँ. NEET 22 में there was a question on two fragments moving fly off perpendicular each other वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बट ये टाइम का एक्सपेक्टेड है रॉकेट वाला क्वेश्चन एग्जांपल, रॉकेट के ऊपर, पता नहीं क्यों बट बहुत टाइम से आया नहीं। सुनो, ऐसे बोला ना, चांसेस है तो लोग कैसा हो गया, ऐसे बैठे थे हाफ डेड कंडीशन में से, सेकंड लेक्चर आता हुआ ना तो आधे मर गया, आने वाला बोला एकदम क्या है यार 4 बार मिलेगा, झूठ बोला, ध्यान नहीं होती फिजिक्स लेक्चर में, इससे ध्यान में नहीं होता। 3 रॉकेट नहीं छोड़ रहे, एक ही रॉकेट छोड़ रहे। डिजाइन में फर्क समझ में आया? हाँ, क्या फ्यूल खत्म हो रहा है, कितना फ्यूल खत्म हो रहा है अपना dm by dt, मतलब वो कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है मास, बिकॉज़ द फ्यूल इनसाइड द रॉकेट का कंबशन की वजह से इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड गैस इज बीइंग इजेक्टेड आउट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। जनरली ये क्वेश्चन, ये वैल्यूज और ये पैरामीटर दिया रहता है, राइट? Gases are coming out with what speed? Vr. Vr is the relative velocity of the gases being ejected with respect to what? Earth. मान लो initially mass of the rocket and fuel system, खाली rocket नहीं, rocket fuel system का mass is m0, which is at t is equal to 0, and the corresponding velocity भी कितना है? 0. It is just about to get launched. t seconds के बाद इसका mass हो गया m. It has gained some velocity because उसके ऊपर कुछ thrust लग रहा है.
आफ्टर सम टाइम, मतलब मान लो t के साथ एक्स्ट्रा dt, तो मास हो गया m में से dm और वेलोसिटी हो गया v plus dv. Are you understanding? For every small corresponding change in time, the mass is constantly decreasing at constant rate, and you say velocity is increasing. So अगर मुझे यहाँ पे खाली एक ही रिलेशन याद रखना है, प्लीज रिमेम्बर, अगर if I ask what is the thrust acting on the rocket, so it is equal to what, Vr dm by dt. अगर आपको साइन के साथ याद रखना है, this should be negative because gases which are being ejected out with a tremendous pressure and temperature condition में is going down. तो वो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ पे, and because of that it is getting upward lift. So minus n. Otherwise, forget about that. We just consider this. Force is what? Resultant m into a na, which is equal to what? Vr into dm by dt. लेफ्ट वाले एग्जांपल में भी याद करो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लग रहा है में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स, उसको बैलेंस करना चाहिए, हाँ ना? नो, देयर इज अ करेक्शन, इट शुड बी a प्लस. लेफ्ट में जा रहा है ऊपर तो नॉर्मल डायरेक्शन में a प्लस है ना, सॉरी अपैरेंट वेट विल बी इक्वल टू m into g प्लस है ना. अगर क्वेश्चन में ये मैंने जनरल इक्वेशन बोला है, m into a plus g is Vr dm by dt, where यहाँ से m दिया रहेगा, उसको शिफ्ट करो तो यहाँ से you can calculate acceleration. जनरल इक्वेशन किसके लिए होता है? एक्सेलरेशन के लिए. g कब लेना है, कब नहीं लेना है. सपोज ऐसा बोला है कि neglect gravity, तो in that case ma will be equal to Vr dm by dt. अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा g का वैल्यू तो लेना है, अदरवाइज यू कैन जस्ट neglect it. ग्रेविटी नेग्लेक्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ? बहुत हायर हाइट पे तो ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ ग्रेविटी विल नॉट प्ले एनी रोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देयर द ग्रेविटी इज टू बी नेग्लेक्टेड राइट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ उसको ट्रेमेंडस थर्स्ट मिलेगा ना, तो इमीडिएटली इट विल गो टू अ वेरी हाई हाइट. तो हायर हाइट पे बहुत बियॉन्ड सर्टेन लिमिट जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट किया तो m is equal to this, the due consideration of gravity m into a plus g is equal to this. जो भी रहेगा जनरल इक्वेशन विल बी फॉर a. समटाइम्स दे मे नॉट गिव यू मास, तो क्या दिया रहेगा पता है? इनिशियल मास कितना है, एट व्हाट रेट dm by dt दिया रहेगा, कितनी रेट से मास कम हो रहा है, तो कितने टाइम के बाद कितना मास निकाल सकते एट दैट इंस्टेंट. ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग. एक ही रिलेशन याद रखना है, प्लीज रिमेंबर एंड लिसन. मोमेंटम के रेफरेंस में एक और बात करनी है. अब मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा मोमेंटम, कौन से फॉर्म में लिखा है? स्केलर. तीन टाइप के एमसीक्यूज में काम लगता है, परसेंटेज चेंज, वो सब में. दो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी पे है और थर्ड वापस मोमेंटम लिखता हूं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर मुझे कभी कोई, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, हाफ इनटू p स्क्वायर बाय n ना. अगर मुझे कभी क्वेश्चन में बोला है कि मास रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वी यूज व्हाट रिलेशन? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर. परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के लिए आई कैन नॉट गो विद द मेजरमेंट का मेथड हियर कि चेंज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 times परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम. वो कब होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंजेस आर लेस देन 10%, नॉट अदरवाइज. मेजरमेंट वाले पूरे चैप्टर में एरर एनालिसिस में द वे वी सॉल्व इट, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, दैट इज ओनली व्हेन द परसेंटेज वो एप्रोक्सीमेशंस है less than 10% है. Otherwise, everyone with me, percentage change अगर less than 10% नहीं है तो you have to use this relation. But ये कब करना है? When the only mass remaining constant. But if the question starts for given mass, but if the question starts with for given velocity, so in that case I can also rewrite this equation as what? Kinetic energy is equal to PV ना, mv square में mv into v, mv is p. So in that case kinetic energy will be what? Proportional to v, p, because velocity constant है for the given velocity. बहुत रेयर कंडीशन में आता है ये, यही काम कर. और वापिस मैंने मोमेंटम लिखा है. कभी क्वेश्चन में बोला मोमेंटम itself is constant, given mass, given velocity, given matter constant. For a given mass, kinetic energy is proportional to square of momentum. For given velocity, kinetic energy is proportional to momentum. यहाँ पे square है, यहाँ पे नहीं है. For given momentum, म्हणजे momentum constant. So do you understand? Mass into velocity का product constant हो गया. Mass into velocity का product constant मतलब velocity is inversely proportional to mass. मतलब for given momentum, heavier body will move with a lesser velocity, slower move करेगा.
And lighter body will move what? Faster. Provided momentum constant, not otherwise. You can't just conclude this way. तो ये एक proportionality के relation के ऊपर से momentum के ऊपर expected questions you can expect this. छोटा सा synopsis क्लिक करो, लिखना कुछ नहीं, टाइम वेस्ट, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. Just click this and you can refer it. Either you take print और कभी टाइम मिला तो लिख भी सकते हो for the formula writing as a practice. Physics में request formula लिखने का भी practice रखो. नहीं तो you have experience in NEET 22. मतलब पेपर की बात लगा रही फॉर्मूला मुझे आ रहा था, तभी वो प्रेशर में भूल गया. तो प्लीज डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. एक बार जो मिस्टेक किया उसको रेक्टिफाई करो. कीप राइटिंग फॉर्मूले रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे. सब्जेक्ट के टच में डेली रहना जरूरी है, पर्टिकुलरली फिजिक्स. एक आदत डाल दो, एवरी डे 20 मिनट स्पेयर फॉर राइटिंग फॉर्मूले. आप मेजरमेंट का लिखो, क्या मोमेंटम का, क्या ऑप्टिक्स का फॉर्मूला लिखो, आई डोंट केयर. यू मस्ट हैव सम फॉर्मूला बुक, कुछ तो भी रेफरेंस बुक, उसको बाइबल बना दो. यही मेरे रेफरेंस बुक है. आई विल रेफर ओनली फॉर्मूले फ्रॉम दिस बुक. ऑल चैप्टर के फॉर्मूले, एक चैप्टर लिखा, टिक कर दो उसमें. फॉर्मूला राइटिंग के लिए अलग बुक ही बनाओ. 20 मिनट्स एवरी डे फॉर्मूला राइटिंग. ईदर यू राइट इट अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, और रात को सोने के पहले इनर कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होना चाहिए. इधर वे, या फिर दोनों टाइम किया तो और भी अच्छा है. सोने के पहले, सोने के उठने के बाद, अर्ली मॉर्निंग, राइट. चलो लेट्स गो. सिंपल सा. ओके, एक और एनालिसिस देता हूं, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चन पे जाते हैं. सो मोमेंटम, इम्पल्स, 3 लॉज, ऑल फाइन, इजी. क्वेश्चंस एफबीडी वगैरह, फ्री बॉडी डायग्राम पे लेते हैं. बिफोर दैट लिफ्ट एनालिसिस गोइंग अप डाउन. क्या लिखिए? सर्कुलर मोशन का नाम हाँ है ना. whatever it is, whatever you know it. साइन केली सगळ्यांनी. थँक यू. सर्कुलर मोशन मध्ये, सर्कुलर मोशन में that body which is performing circular motion is in the non-inertial frame of reference because it is accelerating, because it is constantly changing. Once again गड़बड़ हुआ, न्यूटन को रियलाइज हुआ, तीसरे मेरा तो फेल हो रहा है वापस, और कुछ ना डालो, थर्ड लो भी डाल दिया. फर्स्ट लो को करेक्ट करने के लिए, फर्स्ट लो को करेक्ट करने के लिए with respect to non-inertial frame of reference or so called yes, he introduced the concept of. So circular motion is the best example. Centrifugal force is pseudo force. हाँ है ना. Centrifugal force का concept क्यों आया? Balance of centripetal force. Sorry? Balance of centripetal force. Why do you want to balance the centripetal force? वन बाय वन अटैक करो ना, साथ में अटैक मत. कोलैप्स हो जाएगा. कौन सा अच्छा. Because there must be some force acting on the object to keep it in the circle. But now back to that. Only centripetal force acting. That's what he's saying. Yes, na. Motion collapse. सर दो बात, एक तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल भी था, और सेंट्रीपिटल फोर्स के फ्रेम से हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल को अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं. तो और वो इफेक्ट भी है. Okay. Anything else? Anything else? एक हिंट देता हूँ, सोचना. नेक्स्ट लेक्चर में आंसर देना चलेगा. अच्छा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंपोनेंट निकालते हैं बाहर साइड में,
वो क्या बैलेंस नहीं हो रहा। सेंटीमीटर तो अलॉन्ग द रेडियस ओवर कंपोनेंट निकालना है कि टूटी कितने का कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकालो कि वो इंक्लाइन थोड़ी है बैलेंस नहीं। So centripetal force is directed towards the center, but the object is moving, it's not going towards the center, so there must be some. Okay, you are partly correct. You got the That's You said fast. How you are calling it? Okay. But मुझे ये समझ में आया। एक हिंट दे रहा हूँ फिर भी थिंक ओवर इट एंड मे बी यू कैन आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आया मेरी को राउंड के रेफरेंस में सोचना, एंड आई गेस शी इज वेरी मच नियर, खाली मेरी को राउंड वर्ड नहीं बोला। थिंक विद रिस्पेक्ट टू दैट, दोनों बाजू में बैठे हैं और थर्ड मेरी को राउंड को अलग से देख रही है। थिंक विद रिस्पेक्ट टू दैट, दोनों साथ में बैठे बाजू बाजू और वो घूम रहे, बट ये नहीं घूम रही है। सोचना मैंने कुछ चेंज किया। इट इज ऑल डिपेंड्स विद कुछ बोलना है। तो बाहर वाली होगी तो वर्ड से मत जाओ, एग्जैक्टली द वन हु इज नॉट इन मेरी-गो-राउंड वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। वो ऑब्जर्वर क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस एक्सपीरियंस करेगा? अगर दोनों मेरी-गो-राउंड में बैठे हैं, शी नोस की दोनों पे सीपीएफ लग रहा है, तभी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसको भी पता है कि वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करे तो उसके ऊपर सीपीएफ लगना चाहिए, बट उसके रेफरेंस में शी इज नॉट नेवर चेंजिंग हर पोजीशन ना विद रिस्पेक्ट टू हर। इफ शी इज द ऑब्जर्वर तो शी इज ऑलवेज एट रेस्ट ना। एट रेस्ट मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना चाहिए। सो वो कॉलेज ना हो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोड्यूस किया। हाँ ना, वही ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना। अरे यार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूनस का इसके रेफरेंस में इसका चेंज ऑफ स्टेट हो रहेगा, इसके रेफरेंस में इसका चेंज ऑफ स्टेट हो रहेगा। तो दे बोथ आर एक्सपीरियंसिंग दैट इनके ऊपर फोर्स सीपीएफ को बैलेंस करने वाला फोर्स है। दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज सीएफ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हाट। अरे तुम लोग बस में बैठे हो एंड इफ द बस सडनली स्टार्ट्स you get a jerk where पीछे की आगे, so what is that because of? Don't tell me inertia of motion. सेंट्रीफ्यूगल नहीं, अरे बस कहीं टर्न नहीं है, इट्स अ स्लो फोर्स का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा बोला बस टर्न ले रही मेरी, स्टार्ट हुई है जो टर्न बाद में लेंगे। हेलो हेलो एक मिनट, तुम लोग अभी थोड़े डायग्राम भी बना देता हूँ। हाँ look here, ये plumb line, it will remain stationary, I mean sorry, it will remain in the vertical position as long as body नहीं, car, इसके लिए frame of reference car, as long as car is at or moving with the lunge acceleration, तो ये हमेशा इसका mg will be balanced by t story is there. This is going to be the equilibrium position for this plumb line. But अगर मान लो अभी ये कार एक्सेलरेट कर रहा है, गाड़ी ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यू वांट नो एक्स लॉन्ग एज एक्सेलरेट करेगा, अभी वो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, अभी वो ऐसा हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सस्पेंडेड का कॉन्सेप्ट लटका के रखकर में इसके लिए ऐसा। मेरा बस में बैठने वाला एग्जांपल सस्पेंडेड नहीं है, सपोर्टेड है ना, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ ना, बात तो एक ही है ना। तो आई विल आल्सो गेट एक्सपीरियंस जॉब इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में अगर कार जा रहा है, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग व्हाट सूडो फोर्स। अगर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो गया। करनी डू अंडरस्टैंड, इसका जो वेट रहेगा mg मस्ट बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हाँ ना, अगर ये दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ओके करनी ये क्या है, इधर पहले वाले केस में t वाज mg ना, स्टोरी खत्म हो गई, सारे फोर्सेस बैलेंस है, बैलेंस मतलब नो अनबैलेंस फोर्स, उसका स्टेट चेंज हुआ ही नहीं। अब दो चीज सामने आ रही है, इफ आई रिजॉल्व, किसको रिजॉल्व करो, mg को कि t को? क्यों mg को नहीं? अरे वाह शाबाश,
अगर मैंने mg को रिजॉल्व किया तो आई गेट दिस टू कंपोनेंट्स, ये थीटा है तो ये क्या होगा t। किसकी स्टोरी समझ में आ रही है? बैलेंसिंग एज पर डायग्राम, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, एज पर डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है कंसेप्ट जाने दो, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं। अगर ये अनबैलेंस है तो उसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहिए, देयर शुड बी अ चेंज ऑफ स्टेट, बट हो नहीं रहा है। इवन तो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है फिर भी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, ये तो न्यूटन पहला लॉ खत्म हो गया, फेल हो गया। सो ये स्टेट नहीं, गलत है, मेरा लॉ ही राइट है, देयर शुड बी सम व्हाट सूडो फोर्स एक्टिंग। ये सूडो फोर्स t sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, मेरा लॉ ही सही है बिकॉज़ ऑल द फोर्सेस बैलेंस्ड। कौन बैलेंस कर रहा है t sin थीटा को? हाँ ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो जब तक कार एक्सेलरेट करेगा आई विल एक्सपीरियंस जर्क पीछे, शी विल आल्सो एक्सपीरियंस जर्क पीछे, शी विल आल्सो एक्सपीरियंस जर्क पीछे, बट तीनों पे जर्क सेम नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, सेम बस में बैठे, मास सबका अलग अलग है ना, अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा किस पे कितना फोर्स लगेगा। हाँ ना, एंड अकॉर्डिंगली, बट या नाउ आई कैन से दोनों बैलेंस कर रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओवर हियर, सारे फोर्सेस बैलेंस है तो ये बॉडी अपना चेंज, स्टेट ऑफ चेंज नहीं पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज एक्सेलरेट कर रहा है वो यही पोजीशन में रहेगा, मतलब यही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब तक एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर? पक्का मजे ले रहा है, इतना सो रहा है, मेरे को भी नींद आने लगा, इतना मस्त सो रहा है, इतने प्यार से लोरी तो मम्मी पापा ने भी नहीं गाया, इतना प्यार से गाना गा रहा हूँ। कहे उसने भाई थोड़ा तो फिजिक्स का मान रख, न्यूटन का मेरा जाना दे, यही भारी है, डॉक्टर बना सकते हैं या फिर खुद जाना क्या कर सकते हैं। नहीं रे, कंपाउंडर ने बहुत बड़ी बात कर दी, ध्यान के वजह से कैमरा ना घूमता भी कभी 360 डिग्री से, तो आएगा रिकॉर्डिंग में तो सो रहे हैं अभी खाली मेरे पे लुकिए ये कैमरा है क्या देख रहे हो? नहीं वो नहीं, ये इसमें ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होता है बेटा, और वो पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग भी आ सकता है, वही कभी घूम गए तो याद में क्या होगा। चलो लुकिए, लिफ्ट वाली कंडीशन याद है? If the lift is at rest, the R म्हणजे reading of weighing scale, जिसके ऊपर मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं, लिफ्ट उसके फ्लोर पे weighing मशीन रखा है and the person is standing on it. If this lift is at rest, वो अपना एक्चुअल वेट फील करेगा, ट्रू फीलिंग, otherwise apparent feeling आएगी, appears to be but not the actual value. कब? when the lift is going down or down वाली कंडीशन में रीडिंग जो आएगा लिफ्ट R1 R2 will be what? M into G and your will be can this A be equal to G? Free fall motion of lift. So in that case reading will become what? समझा ना ये? एक क्वेश्चन लिखो। A person is standing on weighing scale in a lift. आज ऑरेंज डे है। जय माता दी। फिजिक्स में नहीं आप पार करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। केमिस्ट्री वाला हम लोग मैनेज कर लेंगे, फिजिक्स आप माता जी मैनेज करो, है ना? फिजिक्स आपके ऊपर है, इसलिए लिखते हम लोग सो नहीं सकते। केमिस्ट्री वाला आप संभाल लोगे, हम लोग संभाल लेंगे। चलो, पुष्कराज, आर यू विद मी? नाइस नेम यार, एकदम स्मार्ट हैंडसम बॉय, सो के क्यों खाली होगा यार, अपने ड्रीम से दूर जा रहा है। चलो जय माता दी। देखो, a person is standing on a weighing scale in an elevator. Person is standing on a weighing scale, weighing machine, जो भी लिखना है, in a lift.
अब सुनो, the reading of the weighing scale is 60 kg weight. kg weight समझता है? Yeah. The reading of weighing scale is 60 kg weight. For a while changes to 50 kg weight, and again goes back to initial value. I repeat, reading of weighing scale becomes 60 kg weight for a while and changes to 50 kg weight, and again goes to initial value, म्हणजे 65. Again goes back to initial value, 60. Then we can conclude. Number one, first option. Lift was in constant motion downwards. Theory based question है, इसके ऑप्शन दिखा रहा हूँ, यही तकलीफ देते हैं. Lift was in constant motion downwards. Number two, lift was in constant motion upwards. Lift was in constant motion upwards. Number three, lift was in constant motion downwards. फर्क दिया. Lift was in constant motion downwards and stopped suddenly. Lift was in constant motion downwards. Third option लिखा रहा हूं, साथ में लिखना है, and stopped suddenly. And last option, lift was in constant motion upwards and stopped suddenly. Third one. Can anyone justify this? Yes, please. I forgot your name. You are Daksh. Okay. No, I mean, वो ग्रुप पे मैंने कुछ लास्ट में मैसेज देखा था डाउट्स का, तो दक्ष मुझे नाम देखा मैंने, बट पेज का नहीं. यस, गो अहेड. एक मिनट, व्हाट्स द आंसर यू सेड? डाउनवर्ड एंड स्टॉप सडनली. इतना पक्का है कि कांट बी ए एंड बी, बिकॉज़ रीडिंग चेंज हो रहा है, तो ए भी तो नहीं हो सकता. दैट इज फॉर श्योर. सी और डी में से गो अहेड, जस्टिफाई. So as you said, when the lift is moving down, the equation becomes mg minus a. The total जो value that is decreasing at first, so it has to be moving downwards, and second it goes back to the initial value, right? So जब वापस रुकेगा, तो acceleration 0 हो गया, so it comes back to g. You get it? I got it. एक मिनट, मुझे कल एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. फॉरगेट अबाउट लिफ्ट. If my car is going at 80 km/h, ब्रेक अप्लाई किया, तो स्पीड कम होना है, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? दर्श आप सोच. अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा नहीं, वही है नॉन इनर्शियल. So there is G acting downward, and but A ऊपर एक्ट कर रहा है, नहीं नीचे एक्ट कर रहा है. हाँ. एक मिनट, टेल मी वन थिंग. इफ अगर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो डू अंडरस्टैंड रिटार्डेशन नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन. अब उसके रेफरेंस में सोच. जब लिफ्ट रुकेगी, मतलब जब रुकेगी सडन, तब जो फोर्स, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए ना. जिधर भी जाओ, एक मिनट, लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए, स्टॉप होना म्हणजे देयर शुड बी रिटार्डेशन. अब सोचो. दोनों ने अग्री किया ना, वो पॉइंट पे सोचो. दोनों इक्वेशन लेके सोचो ना, R2 दोनों लेके सोचो ना. Yes, it's upward. मेरा लिफ्ट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो रीडिंग है दैट इज व्हाट इज 60. फॉर अ वाइल जब स्टॉप हुआ, मान लो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके स्टॉप हुआ ना. तो जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ कि कुछ ऐड हुआ? मतलब ओवरऑल रीडिंग 60 में से कुछ कम हो गया 50. अगर वापस लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा,
तो वापस से पॉजिटिव वैल्यू हो गया तो ऐड हो गया तो बिकम 60। अब ये सोचो अगर डाउनवर्ड जा रहा है और अगर एक्सेलरेशन धीरे धीरे नेगेटिव हुआ बिकॉज स्टॉप हो रहा है ना तो माइनस होना मतलब जी माइनस माइनस प्लस होगा। तो इन दैट केस 60 में से सपोज 70 हो गया ऐसा कुछ सोचो। तो अगर यही सेम क्वेश्चन मेरे पास 60 का 70 अगेन बिकमिंग 60 so let is going down with some acceleration। हाँ ना स्पिनिंग की आप याद करो ये स्पिनिंग भी आएगा कि लाइक सपोज मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मैंने 10th फ्लोर प्रेस किया है when my lift is coming up and approaching towards the 10th floor, not always depends कौन सी कंपनी का लिफ्ट है but 10th floor पे जैसे लिफ्ट आया ना sometimes ऐसा लगता है कि झड़ रहा है someone is pulling it down because suddenly stop हुआ ना। समझ में आया? So in that case stop होने के बाद I hope you understand. So just go with the equation. If you want, I can dictate. Should I dictate? No. When the lift is in constant motion upward, कल इतना लिखना. When the lift is in constant motion upward, the equation will go. The reading of the weighing scale is equal to R म्हणजे वही. The reading of weighing scale is equal to M into G plus A. But if the lift is stopped, constant motion है तो एक समझो तो यही जो लिखा है नहीं मतलब तो अपवर्ड के लिए M into G plus आएगा। अभी स्टॉप वाला कंडीशन पे आ रहा हूँ मैं मतलब कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है सर। कांस्टेंट मोशन अपवर्ड्स मींस इट इज गोइंग अप एंड सडनली स्टॉप हुआ तो कुछ चेंज हुआ रीडिंग में। लिफ्ट इज इन कांस्टेंट मोशन अपवर्ड्स क्या लिखा बट इफ इट इज सडनली स्टॉप आता एक बट इफ इट इज सडनली स्टॉप लिखो देन ऐसा लिखो इफ इट इज सडनली स्टॉप मतलब जस्ट बिफोर द स्टॉप हो रहा है कभी रीडिंग 60 था और जब स्टॉप हुआ ए नेगेटिव हुआ ना तो आर डैश क्या हो जाएगा m इंटू जी प्लस माइनस ऐसा लिखो। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हुआ ना स्टॉप होने जा रहा है मतलब कि अर्लियर रीडिंग में से कुछ कम हुआ ऐसा वापस एक्सेलरेट करेगा तो बिकम व्हाट 60। मैं नहीं बोल रहा हूँ कांस्टेंट ग्राउंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक 60 रीडिंग बता रहा है ऐसा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट बिफोर शोइंग 50 वो 60 बता रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर? कांस्टेंट मोशन अपवर्ड से डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इस पॉइंट इज करेक्ट। हाँ ना मैं ऑप्शन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। सो दे शुड टेक इट एज व्हाट जब 50 हुआ स्टॉप हुआ उसके जस्ट पहले 60 था फिर स्टॉप हुआ मतलब थोड़ा कम हुआ वापस एक्सेलरेट किया कांस्टेंटली एक्सेलरेट नहीं करेगा वापस एक्सेलरेट किया जस्ट तो अगेन बिकम 60। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है कांस्टेंट रीडिंग नहीं है वेइंग स्केल का ये प्रॉपर वर्ड है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। इज दैट क्लियर? लेट्स गो अहेड ध्यान दो ये सब तो अपने उसमें आ जाएगा। सर आता एक स्टॉप झालं म्हणजे सडनली स्टॉप झाला आणि जे आता 10th फ्लोअरला चालला आणि मध्ये 5th फ्लोअरला जर कोणी म्हणजे बटन स्टॉप केले दोन्ही कंडिशन नाही का सर? एग्जैक्टली हो गोइंग अप एंड सपोज सडनली स्टॉप मतलब रीडिंग इट जस्ट फॉर इन्स्टेंट कमी होगा 5th फ्लोर असू दे किंवा 3rd फ्लोर किंवा 10th फ्लोर कुठेही असू दे स्टॉप होणार ना म्हणजे एक्सेलरेशन नेगेटिव्ह होणार म्हणजे जी प्लस माइनस ऑफ ए मतलब फॉर एन इंस्टेंट दैट रीडिंग विल डेफिनेटली गो डाउन। एनी फ्लोर पे स्टॉप होगा कुठेही स्टॉप होणार दैट रीडिंग विल डेफिनेटली ऐसे बोल दिया इट विल स्टॉप मतलब नेगेटिव है। एंड उल्टा सोचो अगर नीचे जा रहा है स्टॉप हुआ तो माइनस माइनस प्लस होगा तो अगर नीचे जा रहा है और सडनली स्टॉप हुआ यू विल फील थोड़ा सा जस्ट फॉर एन इंस्टेंट पॉइंट को थोड़ा हायर वैल्यू बताएगा अगेन विल कम बैक टू लोअर वैल्यू। हाँ Sir, so it accelerated for some time, then it suddenly retarded and stopped, and again it accelerated. So that's the interpretation. हाँ you were instantaneously again. Look here. कॉन्स्टंट वेलोसिटी खाली मूव होती है तर त्याची Constant velocity असणार तर it is this only. You will feel your actual reading. Constant velocity म्हणजे zero acceleration. अभी मेरा actual reading what is it? Way feel करूँगा मैं
हाँ सर इस मतलब ये भी अच्छा हो सकता है ना, मतलब लिफ्ट रेस्ट पे कांस्टेंट मोशन पे डाउनवर्ड हम चला गया कुछ ऑप्शन नहीं दिया ना मेरे को ऐसा। नहीं मतलब हो सकता है। मैं गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट किया। Sir, but if a person of 60 kg weight started the motion, वो एक्चुअली है नहीं 60 ना यार। कोई भी weight होगा, ओके पर्सन लिफ्ट में रुका है वेइंग मशीन के ऊपर, हम्म। एंड इफ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो उसका वेट वेइंग मशीन 70 दिख रहा है, मतलब कुछ ज्यादा दिखाएगी उसकी एक्चुअल वेट स्टार्टिंग में। हाँ तो जब स्टॉप होगा ये बढ़ा हुआ वैल्यू 60 है यार, एक्सीडेंट करने के साथ में बोल रहा हूँ मैं वही तो बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस है। तू पहले से 60 नहीं बता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए ना। जब स्टॉप होने के पहले 60, स्टॉप हुआ तो 50, और फिर एक्सीडेंट करेगा तो 60 इंस्टेंटेनियस ऐसे। तो मतलब ओरिजिनल वेट इज 50 हम लोग का। वो नहीं बता, कम ही रहेगा पक्का, ये कम ही रहेगा। तो कितना कम दुकान से 50 होगा। सर क्वेश्चन में आपने कहीं नहीं किया कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्स्टेंटली चल रहा है, सो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू थिंक कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात सुन, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, वो जो फीलिंग आती है ना अपेरेंट विल की G प्लस है G माइनस, वो खाली स्टार्टिंग इंस्टेंट का है। फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं अपने उल्टा रहता हूँ, 10th फ्लोर पे खड़ा हूँ और मैंने 0 प्रेस किया, तो स्टार्टिंग में लिफ्ट से रेस्ट ना एक्सेलरेट करेगा ना, तो नॉट इवन टिल 9th फ्लोर, खाली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको अपना अपेरेंट फीलिंग m into G माइनस आएगा, दैट्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इमीडिएटली पॉइंटर वापस आके ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, मतलब जितना एक्चुअल वेट है, बिकॉज़ ये कांस्टेंट तो नीचे जाएगा तभी वो एक्सेलरेट करेगा, वो खाली स्टार्टिंग में एक्सेलरेट कर रहा है, बाद में नॉट इवन 9, बाद में वो कांस्टेंट प्रोसेस नीचे चलते जाएगा। जब वापस नीचे पहुंचेगा तब जाके वापस फील होगा, यू एंटिसिपेट से कि लाइक एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो कुछ ऐड हो जाएगा, तो जैसे नीचे जाके स्टॉप हुआ ना, ऐसा लगेगा कि हाँ स्टॉप हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को नीचे पुल कर रहा है, बिकॉज फॉर एन इंस्टेंट रीडिंग बढ़ जाएगी। ये सब इंस्टेंटेनियस फीलिंग्स है, ये वर्ड समझ में आ रहा है, मैं 5th टाइम बोल रहा हूँ, these are all instantaneous feelings, it's not going to be constantly throughout, right? Constantly you can think अगर मैं giant wheel में से ऊपर से नीचे आता हूँ, m into G minus a, हाँ ना, क्रिटिकल नहीं मानता रहेगा तो फ्री फॉल वाली फीलिंग आएगी, चल लगेगा सर अगर हमें 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आने तो नीचे आएगा ना, मतलब डाउनवर्ड होगा क्या? मतलब लेफ्ट। इसीलिए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू विल बी m into G minus, वो लिंकी डायरेक्शन के साथ ही इक्वेशन बनाया। जैसे मैंने पहले पूछा इक्वेशन समझता ना ऐसा, वो से ds मैंने डायरेक्ट लिखा डाउनवर्ड, यस करेक्ट। लुक हियर, बिफोर आई गो टू नेक्स्ट पार्ट, लुक हियर, छोटा सा तो जैसे यस और नो, इफ यू आर नो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं आगे जाऊंगा। एक मिनट, FBD म्हणजे प्री बॉडी डायग्राम, कुछ अलग अलग सिचुएशंस में इफ यू कैन रिमेंबर A एक्सेलरेशन, थोड़ा सा काम इजी होता है। आई जस्ट वांट 3 से 4 एनालिसिस टू बी रिमेंबर्ड, सो आर यू क्लियर हाउ टू मेक द इक्वेशंस इन FBD? उल्टा यस वाला नहीं मत बोलो, इफ यू वांट टू से कि नहीं सर एक बार कर दो डायग्राम ड्रॉ करके तो यू जस्ट, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पे जाता हूं आगे। एक बार ड्रॉ करना सिनॉप्सिस में आना चाहिए। सुन एक मिनट, मैं सब नहीं कर रहा हूँ, बेसिक लेते खाली, ये लेना जरूरी है, देखो इजी है बट फिर भी। मान लो ये कलर जाने दो, पास कर दो। There are 2 blocks, 2 नहीं, that can be n. They are tied with the, जब मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज, अगर यहाँ पे रोप आ गया तो उसको थर्ड ब्लॉक कंसीडर करना है, और व्हाटएवर मास इट हैज। रोप आया इज नॉट मासलेस, उसको एक ब्लॉक ही कंसीडर करने का, उसके मास जितना। मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने M1 को पुल किया, M1 M2 को पुल कर रहा है, अल्टीमेटली मैं दोनों को एक्सर्ट कर रहा हूं फोर्स। M1 के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, M2 का एक्शन आया। T tension is always away from the body, it never pushes the body, it always pulls the body। M2 के रेफरेंस में सोचो, it is getting pulled।
M2 पे जो लगा दैट इज एक्शन, उसके रिस्पॉन्स में जो आया M1 पे दैट इज रिएक्शन। दे कैन नॉट कैंसिल ना, एक एक्शन M2 पे हो रहा है, रिएक्शन M1 पे आ रही है, दे कैन नॉट कैंसिल। हाँ ना, पूरे स्ट्रिंग के लोग टेंशन कैंसिल नहीं हो रहा, T है, इसीलिए स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेच्ड। I can't say this T will cancel, मैंने पहले ही बताया एक्शन रिएक्शन will never cancel। ये स्ट्रिंग के लोगों का टेंशन कितना है, T जितना, जो भी रहेगा, जितना भी न्यूटन। बट यू अंडरस्टैंड, ये कनेक्टेड बॉडीज है, कंस्ट्रेंट मोशन, तो पूरे सिस्टम का एक्सप्रेशन सेम है। डू नॉट थिंक कि दोनों पे सेम प्रोसीजर लग रहा है, मास भी अलग है तो एक्सप्रेशन थोड़ी सेम रहेगा। अरे रेशियो सेम है, मास कम है तो करस्पॉन्डिंग फोर्स भी कम लग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस T is equal to m2 into a? इक्वेशन कैसे बनाने का, जबकि